नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना की पॉइंट्स के तहत। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको उस शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय जरूर दीजिएगा। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार से लिया गया है जिसका शीर्षक सिग्नलिंग सपोर्ट है और ये एडिटोरियल बात करता है आरबीआई के डिसीजन की, जिसके तहत आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो बैंकों को मुहैया करवाई है जिससे कि वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को उसमें मदद कर सकें। यूपीएससी सीएससी सिलेबस में जीएस2 में आप इसे स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंतर्गत लिंक कर सकते हैं क्योंकि आरबीआई स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी आती है। जीएस3 में आप इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसे लिंक कर सकते हैं। पॉइंट्स के तहत देख लेते हैं। अभी न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, अगर आप लोग को याद हो, फ्रैंकलिन एंड टेम्पल्टन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो म्यूचुअल फंड कंपनी है और ये म्यूचुअल फंड में निवेश करती है इन्वेस्टर्स के लिए। इसने अपनी 6 जो डेट स्कीम्स थी बंद कर दी है। अब जैसे ही इसने ये फंड्स बंद किए तो मार्केट में बहुत उथल पुथल आ गई और इसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो बहुत सख्ते में आ गए कि आगे क्या होने वाला है, हो सकता है ये मार्केट डूब जाए। तो ये सब जो घबराहट थी उसके मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया कि आरबीआई 50,000 रुपये करोड़ की राशि जो है वो बैंक्स को देगी, जिससे बैंक्स जो हैं ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये पैसा दे पाए और म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरह से अपनी डेट स्कीम्स बंद ना करें, क्योंकि निवेशकों का जो पैसा है वो यहाँ पे अटक सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एडिटोरियल में, हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको हर महीने एक सैलरी मिलती है, उसका कुछ प्रतिशत जो है वो आप सेविंग्स में बचाते हो। सेविंग्स जैसे कि आपने अगर एक महीने की 100 रुपये सेविंग की और आप चाहते हो कि ये पैसा आगे बढ़ता रहे, अगर आप एफडी और आरडी में लगाओगे या सेविंग्स अकाउंट में डालोगे तो उसके बढ़ने की रेट सालाना शायद 8 से 12% ही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 100 रुपये आपको 20% लाभ दे के जाए तो आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो या शेयर मार्केट में लगाते हो या बॉन्ड्स में लगाते हो, जिसके तहत आप बॉन्ड्स खरीदते हो। शेयर मार्केट में आप लगाते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न भी हाई होता है, यानी अगर मार्केट डूबता है तो आपको नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा और अगर मार्केट चढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की भी संभावना होती है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो क्योंकि रिस्क भी यहाँ हाई होती है और सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ भी कर सकते हो। बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स के अंदर गारंटी होती है कि आपको कुछ मिनिमम राशि हमेशा ही मिलेगी, रिस्क कम होती है इसीलिए, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। तो बॉन्ड्स और शेयर में यही डिफरेंस होता है। अब म्यूचुअल फंड का क्या रोल है? म्यूचुअल फंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है और म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जिन्हें नहीं पता मार्केट में कैसे पैसा लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा पैसा रिटर्न आएगा और कहाँ पे रिस्क कम है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड काम करता है। इसमें सिंपल सी बात है, जो निवेशक है उसने सपोज करिए 100 रुपये आपकी सेविंग्स थी, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी, ऐसे ही बाकी निवेशकों ने भी 100 रुपये करके म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने दे दिए। अब ये कंपनी क्या करेगी, सबका पैसा लेगी और मार्केट में लगा देगी। मार्केट मतलब या तो वो बॉन्ड्स में लगाएगी या शेयर में लगाएगी और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक तरीके से ये आपके रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर देती है अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। यहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपका पैसा कहाँ लगाया है, स्टॉक्स में लगाया है, बॉन्ड्स में लगाया है। बॉन्ड्स यानी हमने जो यहाँ पे बात की, और स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट, या फिर दोनों के मिक्सचर को यानी हाइब्रिड में भी लगाते हैं ये, जहाँ पे ये दोनों का मिक्सचर होता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे
और अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है, जैसा कि इस टाइम कोविड-19 की वजह से जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर भी पड़ सकता है। अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं और मार्केट नीचे जा रहा है, तो हो सकता है आपको उस 100 रुपये के 90 रुपये ही वापस मिले। ये सब देखते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस टाइम डरे हुए हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन एंड टेम्पल्टन जैसी बड़ी जो एक कंपनी है म्यूचुअल फंड की, उसने अगर अपनी ब्रांचेस बंद की हैं, इसका मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जो खुद खतरे में हो सकती हैं, और वो अपनी अगर ब्रांचेस बंद करती हैं तो अगर आपका और हमारा पैसा उनके पास है तो उस पैसे का क्या होगा। इसलिए टाइम रहते वो लोग पैसा खींचना चाहते हैं, तो मार्केट से पैसा वापस खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है, और वो लिक्विडिटी कम होने की वजह से जो कंपनीज हैं उनको और भी मुश्किल हो रहा है अपने ऑपरेशंस चलाना। ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये 50,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये म्यूचुअल फंड कंपनी की मदद के लिए आगे देने की प्रस्तावना रखी है। उससे जो म्यूचुअल फंड उद्योग है, जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, उसमें लिक्विडिटी आ जाएगी वापस से। यानी अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच भी लिया है तो अब आरबीआई पैसा दे रही है, जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस करते रहें। ये 50,000 करोड़ रुपए है, वो आरबीआई ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज को नहीं दिया है, वो आरबीआई ने दिया है बैंक्स को रेपो विंडो के तहत, और बैंक्स आगे फिर देंगी म्यूचुअल फंड कंपनीज को। म्यूचुअल फंड कंपनीज को हम एनबीएफसीज की कैटेगरी में लेते हैं। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो हेल्प की है आरबीआई ने, ये एक साइन है हमारे लिए कि आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो ऐसे मार्केट्स में है उसको बनाए रखने के लिए सतर्क है, और इसीलिए वो ऐसे कदम उठा रही है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक्स जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये पैसा देंगी, आगे म्यूचुअल फंड्स को उधार देंगी, की गई आरबीआई ने जो कारण बताए हैं वो है कि कैपिटल मार्केट यानी पे आप बॉन्ड्स और शेयर्स जो है वो खरीदते या बेचते हो, है अस्थिरता बढ़ गई है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि निवेशकों पैसा, जब निवेशक वापस खींच रहे हैं और कहीं से इकोनॉमी में अपटर्न नहीं हो रहा है, तो अस्थिरता बढ़ती जा रही है। और रिडेम्पशन प्रेशर, म्यूचुअल फंड खरीदोगे या सेल करोगे, सेल करते हैं यानी आप अपना पैसा बाजार से खींच रहे हो, इसी को रिडेम्पशन कहते हैं। यानी आपने लिक्विडिटी जो है वो कम कर दी मार्केट में, आपने अपना पैसा जो कि लिक्विड होता है, कैश जो होता है वो आपने खींच लिया, और उसको कहते हैं रिडेम्पशन। तो इस तरीके का रिडेम्पशन प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई के कदम के पीछे क्या कारण है? पिछले सप्ताह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसने अपनी 6 डेट फंड्स जो हैं वो बंद कर दी। जैसा मैंने अभी बात की, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेसिकली पोर्टफोलियो, अगर आप देखो कितने टाइप के होते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो इक्विटी फंड्स होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा शेयर बाजार में लगा रही है तो वो इक्विटी फंड कहे जाएंगे। डेट फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा बॉन्ड्स में लगा रही है तो ये डेट फंड्स हो गए, और अगर ये दोनों मिक्स करके लगा रही है तो इसे हाइब्रिड फंड्स कहेंगे। जो 6 डेट फंड्स थी यानी ये वाली कंपनीज, इंडियन आर्म जो है फ्रैंकलिन एंड टेम्पल्टन का, वो फ्रैंकलिन एंड टेम्पल्टन ने बंद कर दिया है। ये जो 6 डेट फंड्स बंद हुए, इनकी टोटल जो राशि थी वो 26,000 करोड़ रुपए थी। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एसेट जो कंपनी के खुद के नहीं है, जब बल्कि इन्वेस्टर्स के, और वो सिर्फ उसे मैनेज कर रही है, तो उनको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी टोटल उसके कितना कैपिटल था उस कंपनी का। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में कंटेजियन इफेक्ट होगा। यानी ये एक तरीके से ताश के पत्तों जैसे काम करती है इकोनॉमी की। अगर एक चीज़ बंद हुई है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे भी हो सकता है, और पूरा ही जो महल है ताश का वो ढेर हो सकता है। ऐसा अगर कुछ होता है तो पूरी इकोनॉमी दबाव में आ जाएगी, और इसको दूर करने के लिए आरबीआई ये मदद करने के लिए आगे आया है। आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका पूरा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 15 लाख करोड़ का है। डेट फंड्स यानी इस वाले फंड्स के तहत ये 15 लाख करोड़ का है, और इसीलिए आरबीआई को ये आश्वस्त करना इम्पॉर्टेंट था कि अगर आप अपना पैसा खींचना चाहते हो म्यूचुअल फंड से, तो आप इसलिए मत खींचो क्योंकि आने वाले टाइम में वहाँ पे लिक्विडिटी कम होने वाली है या आपका पैसा फंस सकता है। ये कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई है आपकी हेल्प करने के लिए या ये देखने के लिए कि आपका पैसा डूबे ना। इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक एसोसिएशन है इंडिया में, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया नाम से, उसने भी ये भरोसा दिलवाया है निवेशकों को कि उन्होंने उनका पैसा जितनी भी स्कीम्स में लगाया है वो सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी स्कीम्स हैं, यानी ऐसी कंपनीज में लगाया है जिनकी जो रिटर्न प्रॉमिसेस हैं, जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, दुनिया में भी हैं, इंडिया में भी हैं, और ये रेटिंग देती हैं जैसे AAA, AA।
कोई भी कंपनी जिसमें आप अपना पैसा दे रहे हो वो कितनी भरोसे लायक है और आपका पैसा उसके पास कितना सेफ है, आपको वापस वो पैसा मिलने की कितनी गारंटी है। जितनी वो कंपनी भरोसे लायक होती है उतनी अच्छी उसकी रेटिंग होती है। तो यही AMFI ने बोला है कि उन्होंने निवेशकों का जो भी पैसा लगाया है वो अच्छी कंपनीज में लगाया है, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इस टाइम भी उनके पास इतनी लिक्विडिटी है, इतना पैसा है कि वो अपने जो रोज़मर्रा के ऑपरेशंस हैं, कार्य हैं, वो आराम से कर पाएँ। RBI ने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की? अब ऐसा तो है नहीं कि उसने वो पूरा जो 50,000 करोड़ है वो सीधे ही पकड़ा दिए म्यूचुअल फंड कंपनी को। वो उसने पहले बैंक्स को दी है, कमर्शियल बैंक्स को, और ये कमर्शियल बैंक्स म्यूचुअल फंड कंपनीज को देंगी। कमर्शियल बैंक्स को RBI ने कैसे दिया है? ये 90 डे रेपो लेंडिंग विंडो के तहत दिया है। 90 डे रेपो लेंडिंग विंडो, आप लोग को पता होगा रेपो रेट करके एक टूल होता है जिसके अंतर्गत बैंक्स जो हैं वो RBI से उधार लेती हैं। इसमें RBI जो है उन्हें पैसा देती है, इसके साथ उनको कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना होता है। तो जब RBI पैसा दे रही है, यहाँ पे भी RBI बैंक्स को पैसा दे रही है, तो ये आपका रेपो बेस्ड लेंडिंग हो गई और ये 90 डे का इस बार विंडो प्रदान की है। जैसे RBI ने बैंक्स को 100 रुपये दिए तो बैंक्स को अब रेपो रेट अगर आपकी 10% है तो बैंक्स को 110 रुपये वापस से RBI को देना पड़ेगा। आपको जैसा पता होगा कि हमारा पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसके ऊपर NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बहुत दबाव है और पहले से ही वो इस कश्मकश में है कि वो अपने आप को और कितना एक्सपोज कर, क्योंकि बहुत सारे जो लोन बैंक्स ने दिए थे वो उसके पास वापस लौट के नहीं आए क्योंकि इकोनॉमी में डाउनटर्न चल रहा था, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर या आपका आयरन एंड स्टील सेक्टर, इन सब के दबाव के कारण बहुत सारा बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। अगर ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें तो बैंक इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेटेड या एनकरेज नहीं होंगे कि वो और एक और ऐसी जगह पे अपना पैसा फंसाएं जहां से वापस आने की उम्मीद कम है और उसकी वजह से उनका जो NPA है वो बढ़ सकता है और वो क्रेडिट रिस्क के लिए एक्सपोज हो सकते हैं। RBI समझ रहा है कि बैंकों को ये चिंता हो सकती थी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया है। बैंक्स के पास हेल्ड टू मैच्योरिटी नाम के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इसका मतलब कि बैंक्स कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करता है जो मैच्योरिटी तक वो होल्ड करता है। जैसे बॉन्ड्स हो गए, अगर बैंक्स ने बॉन्ड्स खरीदे हैं और वो 10 साल के बॉन्ड्स हैं तो बैंक क्या करेगा कि वो 10 साल तक इनको होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाए। तो ऐसे जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पे RBI ने 25% की जो सीलिंग है वो तोड़ने के लिए बोल दिया है। यानी अगर उनको 100 ऐसे बॉन्ड्स मेंटेन करने हैं तो उसकी बजाय अब उन्हें 75 बॉन्ड्स ही मेंटेन करने पड़ेंगे और 25 जो बॉन्ड्स हैं वो बेच सकते हैं। ये बेचेंगे, इनके पास पैसा आ जाएगा। दूसरा जो RBI ने एग्जेम्पशन दिया है वो ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट से जो समर्थन है क्रेडिट रिस्क कम करने के लिए वो समाप्त कर दिया है। इसका मतलब होता है अगर बैंक के जो ओवरऑल कैपिटल है जो उसने कैपिटल मार्केट में लगाया, कैपिटल मार्केट में आप दो तरीके से लगाते हो, या तो बॉन्ड्स के थ्रू या शेयर्स के थ्रू। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपने बॉन्ड्स में 40 रुपये लगाए हैं और शेयर में 60 रुपये लगाए हैं तो आपका जो रिस्क है वो 60 रुपये के लिए ज़्यादा है 40 की बजाय, क्योंकि शेयर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इसके लिए बैंक को क्या है, अपने पास भी 60 रुपये रिजर्व में रखने पड़ेंगे, जिससे अगर ये 60 रुपये डूबते भी हैं तो बैंक एकदम खस्ता हालत में ना आ जाए। तो इसको कहते हैं ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट। ये यानी बैंक को हर हाल में अपने पास 60 रुपये बचा के रखने पड़ेंगे। तो इससे इसको सपोर्ट मिलता है। जब भी RBI पूछता है कि आपका कितना रिस्क असेसमेंट है तो बैंक बता देता है कि हाँ हम लोग रिस्क के लिए कवर्ड हैं। तो ये जो लिमिट है इसमें भी RBI ने इस टाइम रिलैक्सेशन दिया है। आगे की राह में एडिटोरियल बताता है कि जो आपका टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं जिसके तहत RBI हेल्प कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनीज को बैंक के थ्रू, जो हमने अभी बात की थी कि RBI जो है ये 50,000 करोड़ बैंक्स को ऐसे ही नहीं देगा, वो रेपो रेट के तहत देगा और 90 दिन के लिए देगा। इसी को कहते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। और इस बीच अगर सपोज करिए रेपो रेट इस टाइम अगर 6% है और इस टाइम अगर RBI अपनी रेपो रेट बदल के 7% कर देता है, यानी बैंक को 1% ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो भी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत अगर RBI ने दिया है तो ये अगले 3 महीने के लिए 6% पे फिक्स हो गया, ये 7% पे नहीं स्विच होगा। इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहा जाता है। RBI जो है वो इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स कंपनी को सपोर्ट करने में, लेकिन बैंक्स जो हैं जोखिम लेने को तैयार हैं, इसमें अभी भी अस्पष्टता है। बैंक्स इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए बहुत रुचिकर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी लॉकडाउन में है तो क्रेडिट रेटिंग्स में गिरावट का भी खतरा। आगे एडिटोरियल कहता है कि सेंट्रल बैंक्स ही एकमात्र ऐसी संस्था है इस वक्त जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है, और ये जो 50,000 करोड़ की जो राशि है ये देके उसने कैपिटल मार्केट्स की ये स्टेबिलिटी में एक मैसेज दिया है कि किसी को भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक है सपोर्ट करने के लिए, या लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक है और उसके पास अलग अलग तरीके के टूल्स हैं अगर ऐसी कोई भी संकट की स्थिति आती है। और आखिरकार सरकार के ऊपर भार आता है, आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, अब सरकार के ऊपर भार आता है कि सरकार आगे यहाँ से कैसे अर्थव्यवस्था को हेल्प करती है। आगे की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। हम बार बार बात कर रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये एक्चुअल में एनबीएफसीज के तहत होती हैं। एनबीएफसीज क्या हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बैंक से अलग होती हैं ये फाइनेंस कंपनीज, और ये कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में रजिस्टर्ड होती हैं। बैंक्स जो हैं वो आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एनबीएफसीज कभी भी आरबीआई एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर्ड हो सकती या आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा एग्जेम्पशन भी होता है कि वो उन्हें रजिस्टर नहीं करना आरबीआई एक्ट के तहत, पर रेगुलेशन आरबीआई का भी रहेगा। और ये लोन्स और एडवांसेस जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करती हैं, मतलब लोन देती हैं, एडवांसेस देती हैं, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़, इन सब में काम करती हैं। अच्छा, ये क्या नहीं कर सकती हैं? ये फार्मिंग के किसी भी काम में नहीं एंगेज हो सकती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं एंगेज हो सकती, किसी भी तरीके का गुड्स या सर्विस नहीं बेच सकती, सिर्फ सिक्योरिटीज़ बेच सकती हैं, सिक्योरिटीज़ यानी बॉन्ड्स या शेयर्स बेच सकती हैं, और इसके अलावा रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नहीं एंगेज हो सकती हैं। बैंक से कैसे अलग होती हैं? बैंक्स जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, एनबीएफसीज नहीं कर सकती। ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में उसका पार्ट नहीं होती हैं और चेक नहीं ड्रॉ करवा सकती है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होती है। डिपॉजिट देते हो बैंक को अपना, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी के तहत ये बैंक का काम है कि आपका पैसा आपको लौटाए, जबकि एनबीएफसीज के ऊपर ऐसा कोई मापदंड अप्लाई नहीं होता है। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई थी। आरबीआई इंडिया एक्ट 1934 के तहत, ये डेट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका सेंट्रल ऑफिस जो था वो पहले कैलकाटा में था, लेकिन 37 से ये मुंबई में है। 1949 के पहले आरबीआई जो है वो प्राइवेटली ओन्ड थी। 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया और अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसके फंक्शंस हैं बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के तहत काम करती है, और प्राइस स्टेबिलिटी यानी अर्थव्यवस्था में जब भी प्राइस का उतार चढ़ाव होता है, रुपए कम ज़्यादा होता है, तो वो स्टेबल करती है आरबीआई। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम में। इंडिया की जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज करती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, और हमारा जो भी करेंसी जो इशू हो रही है वो आरबीआई ही करती है। आरबीआई जो है ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कभी भी, तो ये 2 फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि आरबीआई की जो संस्थापना है वो प्रॉब्लम ऑफ रुपी नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक किताब थी, वहाँ से भी लिया गया है, और हिल्टन यंग कमीशन था 1926 में, उसके आइडिया पे बेस्ड है। तो फिर हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। ये एक्चुअली एक टूल है जिसके तहत जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई जो है वो 1 साल से 3 साल तक जो है बैंकों को ब्याज दे सकती है प्रिवेलिंग रेपो रेट पे, यानी अभी अगर 6% रेपो रेट है तो वो यही ब्याज दर रखेगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं करेगी। और बदले में बैंक्स क्या देती हैं आरबीआई को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती हैं एज कोलेटरल, कि अगर वो पैसा नहीं लौटा पाए तो आरबीआई के पास उनकी जो ये बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो आरबीआई बेच सकता है और वो पैसा रिकवर कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग की हमने बात की थी। ये बेसिकली क्या कि कोई भी अगर बोरोवर है, कोई आपसे उधार ले रहा है, तो क्या गारंटी है वो आपका पैसा वापस करेगा, इसका असेसमेंट करता है कि वो कितना अच्छा बोरोवर है और कितनी उसकी गारंटी है कि वो आपका पैसा वापस कर देगा। किसी को भी ये रेटिंग दी जा सकती है, जो भी आपसे पैसा उधार लेता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग होती है उसे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। कितनी ऐसी एजेंसीज हैं जो ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं? ग्लोबली 3 हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिच, 3 ही हैं सिर्फ, जबकि भारत में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सेबी के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनका नाम है क्रिसिल, इक्रा, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।